हेलो। सुबह का अभिवादन। कक्षा 11वीं का जो एनसीईआरटी का जो पाठ्य पुस्तक है, आरोह हिंदी, सामान्य हिंदी के पाठ 6 पर हम चलते हैं। और उसमें एक ये जो शुरू में जो लिखी है 2 लाइन, 2 पंक्तियां जो है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है। धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग। चलते चलते अंत नहीं, जीवन में चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। आपकी इच्छाओं का अंत नहीं, आपकी अभिलाषाओं का अंत नहीं। अंत बिना छुटकारा नहीं, और जब तक अंत नहीं है तब तक मुक्ति नहीं, इसलिए तपस है। इसलिए एक तरह की गर्मी है, इसलिए तपस है, अग्नि है, ताप है, गर्मी है, और इसीलिए धुआं है यानी इच्छा है। मतलब आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई है, और इच्छा कौन सी? जान लेने की, संज्ञान में लेने की और पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग नाम की पुस्तक से लिया गया है। हम आगे लेखक परिचय पर चलते हैं। देखिए, कृष्णनाथ, जन्म सन 1934, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। सम्मान लोहिया सम्मान, राम मनोहर लोहिया के नाम पर है ये लोहिया सम्मान। चलते हैं हम इनके जीवन परिचय पर। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे, और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया, तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई है, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर का मतलब है घुमक्कड़ी, यात्रा करने वाला। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। मिथकों का मतलब है माइथ्स। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया, तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते, वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। देखिए, जब भी हम कहीं यात्रा करने जाते हैं, तो हमारा जो अवलोकन है वो विभिन्न दृष्टिकोण से और कोणों के साथ होना चाहिए। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का सामाजिक परिवेश, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ के लोग, उनका व्यक्तित्व, उनका मनोविज्ञान और उनकी मानसिकता, इन सब का अध्ययन हमें करना चाहिए। भले आप लिखे नहीं, परंतु अपने मस्तिष्क में उस स्थान के बारे में सामान्यतः व्यक्ति ये चीज़ स्टोर करता ही है, मेमोरी में रखता ही है।
पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये भी स्मृतियाँ होती है जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई विस्मत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाए। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़कर होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है। आज हम लोग यात्राएं करते हैं, पर हम यात्राओं में खो खो खेलते हैं। हमारी यात्राओं में ठहराव नहीं है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। चलते हैं पाठ की ओर। देखिए, पाठ का नाम ही इतना, शीर्षक इतना अच्छा, स्पीति जगह का नाम ही बहुत ही सुंदर है। स्पीति में और फिर बारिश की बात आ गई है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगा योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। ऊंचे दर्रे मतलब दो पहाड़ों के बीच में एक पतला सकड़ा सा पगडंडी, उसको पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, और वहीं से उनका आना जाना होता है। अलंघ्य का मतलब है जिसको लांघा नहीं जा सकता। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। देखिए, वहाँ पर सूचना प्रसारण के बहुत अच्छे साधन नहीं है। वायरलेस सेट के जरिए मतलब वहाँ पे रेंज भी नहीं मिलता होगा, टावर भी नहीं मिलते होंगे। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। कितना इंटीरियर, कितना दुर्गम स्थान है। बसंत में भी 170 मील आना आना कठिन है। शीत में प्रायः असंभव है। बर्फ जम जाता है, बर्फ की चादर जम जाती है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। स्पीति किसी साम्राज्य का अंग रही होगी, पर वो दुर्गम दुर्लभ होने के कारण वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होगी। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल को कभी काश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है, ऑटोनॉमस रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। एक्चुअली में उसका भूगोल, उसका ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा है स्पीति का कि जहाँ पर किसी का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका सहारा भी करता है। दोनों चीज़ें, भूगोल जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वही उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और वही जो है भूगोल ज्योग्राफिकल फीचर से वही इसका सहार करता है। वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौली हदस कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए पहाड़ तोड़ने के लिए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जोरावर सिंह एक आक्रमणकारी था, उसने स्पीति को और वहां के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार
3,231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 रही है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये जो है ये समंक है, यह डाटा है, ठीक है, और डाटा ही आपको विश्वसनीयता की ओर ले जाते हैं। अभी समय भी डाटा साइंस का है, साहित्य में भी समंक का और डाटा का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, मतलब वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। देखिए तिब्बत पहुंचने के लिए स्पीति से गुजरना होता है। जो भी हो 1946 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गए। पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1843 में वह कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। कांगड़ा हिमाचल का एक जिला है। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो जो है, नोनो स्थानीय शासक को कहते हैं, नोनो चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे। नल और दमयंती की कहानी इधर से ही है। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा ब्रिटिश शासन से ही शुरू हो गया था, वही विशेष दर्जा कश्मीर को मिला, है ना, लद्दाख को मिला। 370 हटने के बाद वो विशेष दर्जा खत्म हुआ। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी, इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1966 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश 1966 में एक नया राज्य बना, जैसे 2000 में आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए। गोवा 1987 में बना, ठीक है। स्पीति अब आता है उसका अब स्पीति की जो आती है भौगोलिक जानकारी जो समंक पर आधारित है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। मतलब स्थिति का जो ग्लोब पर जो हमारे ग्लोब के ऊपर उसका जो स्थान है, जो लोकेशन है, जो उसकी स्थिति है, वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में 31.42, 32.59 और 77.26 और 78.42 के बीच में है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ों से पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बूशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, मोह है। स्पीति में
मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पीन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। मान भाई के वहाँ के स्थानीय व्यक्ति है, अत्यंत बिहड़ और वीरान है। वीरान का मतलब है बिल्कुल वीरान, बिहड़ मतलब जंगल है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं, आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं उस भौगोलिक स्थिति में, उस दुर्गम पहाड़ी के बीच कैसे बचे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा भौगोलिक आपदाएं आती रहती है। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, 8 से 9 महीने रेस्ट ऑफ द जो है वर्ल्ड, उससे वो कटा हुआ रहता है। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, घर गर्म रख सके वृत्ति नहीं है। वृत्ति मतलब नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। फिर क्यों रहते? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते, या इस मजबूरी में रहते कि कहीं और जा नहीं सकते? क्या जाए, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सके, स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। देखिए बिल्कुल सही बात है। तर्क से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है, भरोसा भी जीता जा सकता है, परंतु तर्क जो है वो शब्द ही होते हैं, वो विचार ही होते हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। जब हम संसार से मुक्ति की, मोक्ष की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ श्रद्धा और आस्था की बात आती है। तर्क को हमको एक तरफ रख देना पड़ता है। अपने आप को समर्पित करो, समर्पण करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य है। नंगे का मतलब ये बर्फीला रेगिस्तान है ना, ठंडा रेगिस्तान है। इस पर पेड़ पौधे नहीं है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का एहसास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। गलन मेल्टिंग, व्यथा मतलब दुख। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी है वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम को और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है यार। शिवालिक या पीर पंजाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी है, माने श्रेणी कहलाती है। इसका अर्थ है कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं। ओम मणि पद्मे हुम इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। ओम मणि पद्मे हुम। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणी को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी क्योंकि वो रेंज है। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र के सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। 1 या 2
14,000 फीट की ऊंचाई पर यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार भाई हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, फिर भी लेखक ने ऊंचाई माप ही ली। न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में तो भी होड़ लगा ही ली। वह एक बार लोसर में जो कर लिया वो सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। हाँ, हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। बैचेंद्री पाल, तेंजिंग नॉर्गे। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाए। युवक युवतियों में बहुत अहंकार होता है। उनको नई पीढ़ी का अहंकार होता है। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे, उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, कुव्वत होता है आपकी एफिशिएंसी, पोटेंशियल। ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियां किलोल करे तो यह भी हर्षित हो। वो पंछियों की बात कर रहा है। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा एहसास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। यह रहा स्पीति। स्पीति में बारिश, स्पीति का ये जो है ये रहवास है। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती। कहीं मैंने सड़ी ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। जहां जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्षा ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न यह गंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग है उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं। कालिदास को अपने ऋतु सहार में यहाँ वर्षा का तो सहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का ठाठ सा बाट बनाकर आ पहुंचा है। ये बारिश का जो है उसका जो बारिश का जो मनोव्यवहार है वो लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इस मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा के उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। कालिदास ने तो बड़ा श्रृंगार लिखा है साहब। स्नेह की बात की है, आलिंगन की बात की है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि कालिदास आकर यहाँ कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और बैलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें से भी जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए कुल है।
कुल मतलब एक छोटे छोटे बांध। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता, क्योंकि उथला है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी होती है, वर्षा की कमी के वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लोगों को लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की। खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ में देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है।